बहुत बहुत नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल बेटा, क्या चल रहा है जीवन में? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट में 1 लिख दीजिए। फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर अपन सेशन को बेटा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यस यस भाई जान स्टार्ट करते हैं। 0 1 खेल जाओ बेटा जल्दी से। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? तो 1 लिख दो बेटा। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है बेटा 4 आधारित है विद्युत धारा के ऊपर या धारा विद्युत के ऊपर, कुछ भी कह दो। अब अपन चर्चा करते हैं। हमने ओम के नियम का चर्चा किया था। इसका चर्चा किया था ओम के नियम का। तो हम कहते हैं ओमीय पदार्थ। ओमीय पदार्थ कौन होते हैं? नाम से ही क्लियर है, वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें कौन रॉकेट साइंस नाम है कि जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय पदार्थ कहलाते हैं और उनसे संबंधित परिपथ ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, ओम का नियम के पालन करने का मतलब बेटा सिंपल सी बात, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर वी और आई के बीच में हम ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। वी और आई के बीच का ग्राफ क्या होना मांगता है? बरकरार स्ट्रेट लाइन होना मांगता है। इधर हमने आई ले लिया, इधर वी ले लिया और यहां पर अपन ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ एक सरल रेखा ही आनी चाहिए। तो ओमीय पदार्थ होगा। क्या होगा बेटा? ओमीय पदार्थ। ठीक है, तो वी इक्वल टू आई आर होता है तो अपन जानते ही हैं। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा चालक पदार्थ। चालक पदार्थ, चालक नहीं चालक पदार्थ। भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। अनोमीय पदार्थ। अनोमीय पदार्थ क्या होते हैं बेटा? ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमीय पदार्थ कहलाते हैं। इनसे संबंधित परिपथ को अनोमीय परिपथ कहते हैं। इनसे संबंधित परिपथ को बेटा अपन क्या कहते हैं? अनोमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो बेटा ग्राफ बनेगा, देखो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। हम एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है बेटा डायोड। डायोड हम आगे पढ़ेंगे तो इसको बस देख लो और भूल जाना। इसको देख लो और भूल जाना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि देख लो और भूल जाओ, नहीं तो परेशान करती हैं। हाँ, इसको हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे बेटा, है ना? जब हम अर्धचालक पढ़ रहे होंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। तो इस अक्ष पर हमने धारा ले ली, इस पर वोल्टेज है ना, ये गलती से नहीं लिखा है इधर धारा वोल्टेज, यहाँ धारा ही लेते हैं, वोल्टेज ही लेते हैं और ये ग्राफ ऐसा बनता है। एग्जांपल के लिए एग्जांपल होता है डायोड। ठीक है, डायोड। ठीक है, तो डायोड के लिए अगर हम आई और वी का ग्राफ बनाए बेटा तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ऐसा ऐसा ग्राफ कुछ बनता है जुई करके। ठीक है, और ये अनोमीय पदार्थ होता है, उनके नियम का पालन नहीं करता है। V इज इक्वल टू आई इंटू आर नहीं होता है बरखुरदार, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध किसकी चर्चा करें बेटा? हम प्रतिरोध की। ठीक है, अब काम की चीज है बेटा, अब काम की चीज है। सर जी क्वेश्चन में धारा का कैसे पता करते हैं? बेटा धारा के क्वेश्चन करवाएंगे 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 धारा के क्वेश्चन, परेशान मत हो। तो प्रतिरोध R इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं? रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। रो होती है बेटा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। और रो का जो सूत्र है मैंने कल लिखवाया था m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, एन ई स्क्वायर टॉ। ठीक है, ये रो का सूत्र होता है। ये किस पर निर्भर करता है? मुख्यतः पदार्थ पर, है ना, नियत ताप पर। नियत ताप पर रो का मान पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो R रो पे तो निर्भर कर ही रहा है, साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो R है प्रतिरोध वो समानुपाती है लंबाई के और R विद्युत समानुपाती है किसके बेटा? क्षेत्रफल के। मतलब अगर चालक तार की लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा और तार की अगर लंबाई क्या होगी, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करें तो क्षेत्रफल का अगर मान ज्यादा तो प्रतिरोध कम और क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा। ठीक है, प्रतिरोध वास्तव में क्या होता है बेटा? ये धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में चालक द्वारा उत्पन्न रुकावट होती है, उत्पन्न रुकावट होती है, रुकावट, है ना। तो प्रतिरोध क्या है बेटा? रुकावट है। किस चीज में रुकावट है भाई साहब? किस चीज में रुकावट है? तो धारा के मार्ग में। चालक में जब धारा बहती है, चालक में जब धारा बहती है तो चालक खुद धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, जैसे अपन भी रोड पे चलते हैं ना, अपन भी कहां चलते हैं? रोड पर। तो रोड पे चलते चलते ब्रेकर आ जाते हैं। ब्रेकर क्या करते हैं ना, ब्रेकर बोलते हैं, बम्प बोलते हैं, कई जगह बम्पर, बम्पर बोलते हैं, है ना। वो नहीं होता जहां पर गाड़ी अपन को धीमी करनी पड़ती है, नहीं तो कूद जाती है। ठीक है, तो अपन रोड पर चल रहे हैं तो चलते 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 ब्रेकर आ गया। ठीक है, तो अपन को स्पीड धीमी करनी पड़ती है। तो ब्रेकर क्या है? अपने चलने में बाधा। ऐसे ही बेटा तार में धारा बहती है तो तार खुद धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो, अपन जितनी ज्यादा लंबी सड़क पर चलेंगे प्रतिरोध उतने ज्यादा आएंगे, अवरोधक उतने ज्यादा आएंगे, रुकावटें उतनी ज्यादा आएंगी। मार्ग जितना ज्यादा लंबा होगा रुकावटें ज्यादा होंगी, ब्रेकर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे बेटा अगर तार की लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। और अगर क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रोड चौड़ी है, रोड कैसी है बेटा? रोड चौड़ी है। अगर बेटा रोड चौड़ी है तो अपन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बेटा रुकावटें कम आएंगी। रोड चौड़ी है तो अपन साइड से निकल सकते हैं और वाहन जा रहे हैं साइड से चले जाएंगे। तो अगर रोड चौड़ी होगी, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो बेटा रुकावटें कम आएंगी। तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि रोड की लंबाई ज्यादा तो रुकावटें ज्यादा और रोड की चौड़ाई ज्यादा मतलब क्षेत्रफल ज्यादा तो रुकावटें कम, प्रतिरोध कम। ठीक है, तो प्रतिरोध एल पर निर्भर करता है, ए पर निर्भर करता है, साथ साथ प्रतिरोध रो पर भी निर्भर करता है। रो खुद किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर, पदार्थ पर। प्रतिरोध का सूत्र होता है रो एल बाय ए। ठीक है, ऐसा। ये सवाल यहाँ कहाँ से आ गए? ये सवाल हमने करवा दिए होंगे तो यार। चलो, ये सवाल यहाँ कहाँ से कूद पड़े भैया? ओ तेरी की। प्रतिरोध के सवाल है। ताप गुणांक विशिष्ट, एक सेकंड बेटा।
अब अपन थोड़ी सी आगे की कहानी की चर्चा करते हैं कि तार की लंबाई में परिवर्तन करने पर प्रतिरोध, तार की लंबाई में परिवर्तन करने पर प्रतिरोध। अगर हम तार की लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो पहले तो मैं आपको ये स्टेटमेंट लिख देता हूं, आपको याद रखना, फिर मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा। तो इस चीज को आप लिख लेना नोट डाल के कि यदि तार की लंबाई n गुना कर दी जाए, तार की लंबाई खींचकर, ध्यान देना, खींचकर, तार की लंबाई खींचकर n गुना कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाता है? n स्क्वायर गुना हो जाता है। तो ध्यान दीजिए अपन क्या कर रहे हैं कि जो तार की लंबाई है, तो नई लंबाई हमने कितनी कर दी तार की? n गुना पुरानी वाली लंबाई के, तो जो प्रतिरोध है नया प्रतिरोध है तार का, वो पुराने वाले प्रतिरोध के n स्क्वायर गुना हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। ये स्टेटमेंट तो याद रखना, सवाल जल्दी सॉल्व होंगे, सीधे सवाल सॉल्व होंगे। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे हो जाता है, वो अपन समझते हैं प्रूफ। तो हमने कहा कि पहले अपने पास एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है? ए है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है बेटा? ए। लंबाई कितनी है? एल है, लंबाई कितनी है? एल। तो इसका प्रतिरोध R इज इक्वल टू अपन क्या रखेंगे? रो एल बाई ए। अब अगर हम लंबाई को n गुना कर दें, खींचकर, ठीक है, लंबाई को कितना कर देते हैं बेटा? खींचकर n गुना। तो लंबाई को अगर हम कम बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल हमने कितना मान लिया बेटा? a डैश, और नई लंबाई हमने कितनी मान ली? l डैश। नई लंबाई कितनी मान ली बेटा? l डैश। तो जो नया प्रतिरोध है R न्यू, या जिसको हम R डैश कहते हैं, कुछ भी लिख लो, R न्यू, नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? रो एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। देखो आप ऐसे समझो, ये हमारा तार है, इसको हमने पकड़ के खींचा, तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन तार पतला भी तो हो जाएगा। अरे तार है भाई, पकड़ के च्युइंगम नहीं चबाते, च्युइंगम चबाते उसको मुंह से निकाल के पकड़ के खींचो, तो लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन च्युइंगम पतली हो जाती है। च्युइंगम कोई भी चीज हो, तो जब हम इसको पकड़ के खींचेंगे, लंबाई बढ़ाएंगे तो बेटा क्षेत्रफल कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लंबाई कितनी कर दी? मान लीजिए पहले से n गुना कर दी, तो l डैश का मान कितना कर दिया बेटा? l डैश इज इक्वल टू n इंटू l कर दिया, ठीक है। अब खींचने पर आयतन नियत रहेगा भाई, आयतन जितना पहले था, आयतन बाद में भी उतना ही रहेगा, आयतन बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि तार को खींचने पर उसका आयतन नियत रहेगा, ठीक है मास्टर, आयतन नियत रहेगा। तो वॉल्यूम न्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ओल्ड, तो वॉल्यूम न्यू कितना? तो हम लिखेंगे एरिया, क्या लिखेंगे बेटा? एरिया नया इंटू लंबाई नई इज इक्वल टू एरिया पुराना इंटू लंबाई पुरानी। तो अब देखो बेटा, जो एरिया नया है वो कितना हो जाएगा? लंबाई को हमने कितना कर दिया? n गुना, लंबाई कितनी कर दिया बेटा? खींच के n गुना कर दिया, ठीक है। l डैश का मान कितना कर दिया था? n इंटू एल इज इक्वल टू कितना आ गया? a इंटू एल। तो l से l टाटा बाय बाय, तो हमारे पास यहाँ बचा n इंटू a डैश इज इक्वल टू a। तो नया एरिया a डैश कितना हो गया? ये हो गया a अपॉन n। नया एरिया a डैश इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? a अपॉन n, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमारी नई लंबाई है तार की, और ये हमारा तार का नया एरिया है। तो हम नया प्रतिरोध लिखें R न्यू, तो R न्यू कितना हो जाएगा? तो देखो रो एल डैश अपॉन ए डैश था, हाँ मास्टर, तो R न्यू कितना हो गया? R न्यू इज इक्वल टू रो एल डैश की जगह अपन क्या लिखेंगे? n इंटू एल, और ए डैश की जगह क्या लिखा? a अपॉन n, ए डैश की जगह a अपॉन n, n चला गया ऊपर, तो R न्यू हमारे पास कितना आएगा? R न्यू हो गया n ऊपर चला गया, तो n स्क्वायर इंटू रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए पुराना प्रतिरोध है, क्या है? पुराना प्रतिरोध, ठीक है, ये R ही है, पुराना प्रतिरोध। तो नया प्रतिरोध कितना हो गया बेटा? नया प्रतिरोध n स्क्वायर गुना पुराना प्रतिरोध। नया प्रतिरोध कितना हो गया बेटा? R न्यू, मैं यहीं लिख देता हूं, ये कितना हो गया? n स्क्वायर गुना पुराना वाला प्रतिरोध, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैंने पहले लिख दिया था, प्रूफ अभी कर दिया है। स्टेटमेंट मैंने पहले ही लिख दिया था, अब मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को दोस्त याद रखना, तो अपने सवाल आसानी से सॉल्व होंगे, जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है, जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यही कहानी होती है। अब देखो अलग अलग केसेस में और हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट ही रहेगा कि जैसे हम मान लीजिए तार को खींच को उसकी त्रिज्या आधी कर दें तो नया प्रतिरोध है ना, अलग अलग केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तरीका ही रहेगा कि यदि केस यदि तार को खींचकर त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध याद कीजिए। तो देखो बड़ा आसान काम है, सॉल्यूशन में बड़ा आसान काम है। अब एरिया अपन क्या लिखते हैं? तार का जो अनुप्रस्थ काट होता है ना, सामने का वृत्ताकार होता है। तार सामने से कैसा दिखता है? वृत्ताकार दिखता है ना। ऐसा अपना कोई तार है, मोटा तार है, मान लीजिए ऐसा तार है, सामने से कैसा दिखेगा बेटा? ये वृत्ताकार दिखेगा सामने से, है ना, ऐसा। तो अब हमने इसको पकड़ के खींच दिया है, तो क्या होगा बेटा? त्रिज्या आधी रहेगी। तो क्षेत्रफल अपन क्या लिखते हैं बेटा? पाई r स्क्वायर एरिया। तो एरिया समानुपाती किसके है? r स्क्वायर के। अगर हम r को क्या कर देते हैं बेटा? आधा, r को आधा कर दिया तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 1/4 गुना।
अगर त्रिज्या आधी कर दी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 गुना हो जाएगा। सर कैसे? हमने कहा आर को करके देखो, r/2, आर को r/2 करोगे तो उसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, r²/4, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बेटा समझ गया ना, आर को हमने r/2 कर दिया भाई साहब, तो ये r²/4 हो गया ना, तो क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा, 1/4 हो गया। तो अब फिर से अपन क्या करेंगे, आयतन संरक्षण, आयतन संरक्षण। तो आयतन v क्या है बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम न्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम कौन सा, ओल्ड, वॉल्यूम कौन सा ओल्ड, तो वॉल्यूम न्यू अपन ने क्या लिखा, चलो a डैश इंटू l डैश, और ये क्या लिखा, a इंटू l, a इंटू l। तो अभी नया क्षेत्रफल हमने a/4 गुना कर दिया है, ठीक है। नया क्षेत्रफल एरिया कितना हो गया, नया एरिया कितना हो गया, 1/4, 1/4 गुना, नया एरिया 1/4 गुना हो गया, इंटू l डैश इज इक्वल टू a इंटू l, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो l डैश का मान कितना हो गया, l डैश का मान हो गया 4 गुना, l डैश का मान कितना हो गया बेटा, 4 गुना। हमने लंबाई याद कर ली, कितने गुना होगी, लंबाई 4 गुना होगी, तो प्रतिरोध कितना हो गया होगा, 16 गुना। लंबाई देखो 4 गुना हो गई तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 16 गुना, n² गुना। कैलकुलेट करके बता दूं, सर बता दो। तो देखो r न्यू हम क्या लिखते, r न्यू लिखते रो इंटू नई लंबाई बटे नया क्षेत्रफल। तो r न्यू इज इक्वल टू हम ऐसे लिखते भैया, रो l की जगह क्या लिखते, 4l, a की a डैश की जगह क्या लिखते, a/4, a/4। इसको सिंपलीफाई करते तो r न्यू इज इक्वल टू कितना होता बरखुरदार, r न्यू इज इक्वल टू 4 चला जाता ऊपर, तो ऊपर क्या बचता, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 रो l/a, रो l/a। तो रो l/a तो पुराना वाला प्रतिरोध है, रो l/a क्या है, पुराना वाला प्रतिरोध। तो r न्यू कितना हो गया, r न्यू हो गया बेटा 4² इंटू r ओल्ड, पुराना वाला प्रतिरोध, ठीक है। तो जैसे हमें लंबाई के बारे में पता चल गया कि लंबाई 4 गुना हो गई तो प्रतिरोध 16 गुना, 4² गुना, लंबाई 3 गुना तो प्रतिरोध 3² गुना, लंबाई n गुना तो प्रतिरोध n² गुना, लंबाई 2 गुना तो प्रतिरोध 2² गुना, ठीक है। तो बस लंबाई के बारे में पता कर लो और याद, रिजल्ट याद रखो फिर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे त्रिज्या आधी कर दी, तो मेन पॉइंट क्या है, त्रिज्या आधी कर दी तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/4 हो गया, ठीक बात है। फिर यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, आयतन संरक्षित रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा, v नया इज इक्वल टू v पुराना। तो इस पॉइंट को कितने लोग याद रखेंगे, कितने लोग टच में चल रहे हैं। एक बार थम्स अप थम्स डाउन खेल दिया जाए, 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 खेल दिया जाए भाई, खेल दिया जाए, जल्दी जल्दी खेल दिया जाए। सर मेरे अकाउंट में ना एक्सपी नहीं आती है बेटा। कुलदीप एक्सपी क्या होता है, एक्सपी हमारे सर प्रतिरोध की डेफिनेशन लिखवाइए बेटा, लिखवा दिए हैं गौरी, मोहम्मद गौरी लिखवा दिए हैं डेफिनेशन प्रतिरोध का, धारा के मार्ग में चालक द्वारा उत्पन्न रुकावट, बस इतना ऐड कर लेना, को प्रतिरोध कहते हैं, को प्रतिरोध कहते हैं, इतना जोड़ देना कि धारा के मार्ग में चालक द्वारा उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। लो हम ऐड कर देता है, अपने खुद के पर्सनल हाथों से ऐड कर देता है, लो को प्रतिरोध कहते हैं, कहते हैं। ओ सोनिया बे, ओ जानिया बे, समझो ना, कुछ तो समझो ना, आलम बेताबियों का कैसे तुमको बताएं। इनको थोड़ा ऊपर ही कर देते तो ये सवाल भी करवा दूंगा मैं, लाइन से हो जाएंगी सारी चीजें, किससे हो जाएंगी, एक लाइन से, है ना। बस 1 सेकंड का इंतजार करना मेरे परम प्रिय दुष्ट पापी दोस्तों। चलिए अब देखो अपन बात करते हैं प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बोर्ड के लिए भी जरूरी है बेटा। पिछली वाली केस भी ना बोर्ड में भी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, जो पिछला केस अपन ने किया, लेकिन डेरिवेशन नहीं आता। प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, पाप नहीं, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। आओ बेटा ताप का प्रभाव देखते हैं कि ताप बढ़ाने से क्या होता है। साथ दीजिएगा बेटा अपने मित्र जेठालाल का, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि माना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी तार कह लो या चालक कह लो, तार का प्रतिरोध कितना है, R0 है, R0 है, तथा T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध RT है। कितना है, RT है। कितना है बरखुरदार, RT है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, RT बराबर RT इज इक्वल टू R0, R0 तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब इसमें जो टर्म ऐड होता है प्लस R0 अल्फा टी, R0 अल्फा टी। और प्रतिरोधकता लिखना चाहें तो प्रतिरोधकता हम लिख सकते हैं रोटी, रोटी मतलब खाने वाली नहीं, रो ताप टी पर रो नॉट, ठीक है। तो रो नॉट क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता प्लस रो नॉट अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी। तो रो नॉट के बारे में तो बता दिया, मतलब R0 पता है, RT पता है, T पता है, T क्या है, ताप है, अल्फा क्या है। तो अल्फा को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। अल्फा को क्या कहते हैं बेटा हम, प्रतिरोध ताप गुणांक। अब अगर अल्फा का मान पॉजिटिव है, अल्फा का मान पॉजिटिव है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि जुड़ जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध इतना, 0 पर इतना, और अल्फा का मान अगर धनात्मक है तो ये पद जुड़ जाएगा बेटा। तो RT का मान ज्यादा होगा R0 से। अब मान लीजिए किसी पदार्थ के लिए अल्फा नेगेटिव होता, अल्फा नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अल्फा नेगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा तो ताप घट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि अल्फा का मान कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, R बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा अपन क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए अल्फा बराबर कितना है, 0 है, तो
प्रतिरोध प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। सही बात है, क्योंकि अल्फा का मान अगर जीरो हो गया, सुन लो, अल्फा का मान जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो ये वाला पद ही जीरो हो जाएगा, ये पद जीरो हो जाएगा, तो ताप सॉरी प्रतिरोध कितना रह जाएगा, आर नॉट ही रह जाएगा, आर नॉट ही रह जाएगा। और अगर कदाचित किसी पदार्थ के लिए अल्फा का मान हुआ नेगेटिव, किसी पदार्थ के लिए बेटा अल्फा का मान कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, अल्फा नेगेटिव हुआ, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। क्यों घटेगा समझ गए ना, खुद सोच के देखो कि अगर अल्फा का मान नेगेटिव हुआ तो यहाँ ये माइनस का अल्फा होगा, तो इधर माइनस आ जाएगा, तो रो नॉट में से कुछ घटेगा, या हम कहें यहाँ आर नॉट में से कुछ घटेगा, तो ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ के लिए बेटा ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, वो अल्फा के चिन्ह पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा बेटा, अल्फा के चिन्ह पर, कि अल्फा का मान पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर से एक बार थम्स अप थम्स डाउन खेल जाओ बेटा, जल्दी से, जल्दी पल्दी, बहुत जल्दी पल्दी, थम्स अप थम्स डाउन खेल जाओ। अब विभिन्न पदार्थों के प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के पदार्थ कौन कौन से होते हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये 6% मेरे दोस्त नहीं है, सुदामा हो तुम, सुदामा। ठीक है, देखो बेटा ये रिजल्ट आपको याद रखना है, कि देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है, आर नॉट। हमने ताप बढ़ाया तो इसमें ये वाला पद ऐड हो गया, आर नॉट अल्फा टी, अल्फा प्रतिरोध तापमान है। अब इसका मान धन का हुआ तो बेटा ये आर नॉट में कुछ जोड़ेगा तो प्रतिरोध आर नॉट से बढ़ जाएगा। अगर अल्फा का मान जीरो हुआ, अल्फा का मान अगर जीरो हो गया बेटा, तो ये पद ही जीरो हो जाएगा, तो आर टी बराबर आर नॉट, मतलब प्रतिरोध चेंज नहीं हुआ, आर नॉट ही रहेगा। अगर अल्फा का मान नेगेटिव हुआ किसी पदार्थ के लिए, तो यहाँ पर बेटा इसका मान जब आप नेगेटिव रखोगे, मान लो -2 लिखोगे, -2, तो इधर माइनस आ जाएगा, तो आर नॉट में से कुछ घट जाएगा, और कुछ घट गया तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट गया। सिंपल सी बात है। अभी अपन सवाल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो विभिन्न पदार्थ होते हैं कौन कौन से, अपने विभिन्न जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पदार्थ, विभिन्न पदार्थ। तो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, एक तो होता है अपना चालक, एक क्या होता है बेटा, चालक। तो चालक पदार्थ होते हैं बेटा पहला। तो चालक पदार्थों के लिए जो अल्फा का मान होता है, अल्फा का मान कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, याद रखना। चालक पदार्थों के लिए, है ना, जैसे चालक पदार्थ मतलब धातु है ना, चालक पदार्थ मतलब क्या हो गया, धातुएं ले लो, धातु है। तो धातुओं के लिए अल्फा का मान पॉजिटिव होता है, अतः ताप को बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर आर बढ़ जाता है, ठीक है। फिर धातुओं के बाद अगली कैटेगरी आती है बेटा मिश्र धातुएं, एलॉयज, मिश्र धातुएं, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, एलॉयज। तो बेटा एलॉयज के लिए अल्फा का मान लगभग जीरो होता है, लगभग जीरो। अल्फा का मान, अल्फा लगभग कितना होता है, जीरो बट पॉजिटिव। सर इसका क्या मतलब हो गया, पगला गए हो क्या, लगभग जीरो बट पॉजिटिव। तो इसका मतलब यह है कि अल्फा का मान लगभग जीरो है, तो लगभग जीरो का मतलब होता है कि जीरो से या तो थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम। हम क्या किसी चीज का मान लगभग 2 है तो इसका मतलब होता है कि 2 से थोड़ा ज्यादा या 2 से थोड़ा कम, ये होता है। तो हम कह रहे हैं अल्फा का मान लगभग जीरो होता है, तो लगभग जीरो का मान या तो 0 से थोड़ा ज्यादा या 0 से थोड़ा कम। लेकिन अगर 0 से थोड़ा कम होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो 0 से कम नहीं होता है, अल्फा का मान लगभग 0 होगा। अगर थोड़ा बहुत हुआ तो वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं हो सकता, बरखुरदार नेगेटिव में नहीं हो सकता। समझ गए बात को, है ना। जैसे आपके बोर्ड के पेपर होते हैं, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अगर तुम बोर्ड के पेपर में कुछ भी ढंग का नहीं लिख के आए, सब उल्टे सीधे उत्तर लिख के आए, सभी उल्टे सीधे उत्तर लिख के आए, तो आपसे पूछा है कि आपके नंबर कितने आएंगे, तो आप कहोगे हम तो सब उल्टा सीधा लिख के आए, 0 आएंगे। अगर मास्टर मेहरबान हुआ, मास्टर दिलदार हुआ, तो हो सकता है वो आधा नंबर दे दे, हो सकता है 1 नंबर दे दे 100 में से, तो वो 100 में से 1 दे दिया तो लगभग 0 ही है ना भाई। क्या नेगेटिव नंबर दे सकता है, नेगेटिव कैसे दे पाएगा, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है बोर्ड के पेपर में, समझ रहे हो। तो मिश्र धातुओं के लिए अल्फा का मान लगभग 0 होगा, लगभग 0। लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत हुआ भी ना तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये मतलब हुआ। अतः अल्फा 0 हो गया, अतः आर का मान ताप पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। अब तीसरी चीज इसमें आती है बेटा, हम कहते हैं अर्धचालक। इसको तो हमें पढ़ना है बेटा डिटेल में, अर्धचालक। तो जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी बेटा इनको। अर्धचालक पदार्थ होते हैं, इनके लिए अल्फा का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इनके लिए नेगेटिव होता है। तो समझ गए होंगे, अल्फा अगर ऋणात्मक है तो ताप बढ़ाने पर बताओ प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा। अतः ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं मास्टर, घटेगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। शिवम पालक कैसी हो, तुम्हें सब्जी बनाना है। तीसरी चीज आ जाती है बेटा, यहां पर अगली चीज आ जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्य, सही लिखा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स, अरे विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो इनके लिए भी बेटा जो अल्फा होता है, अल्फा का मान कैसा होगा, अल्फा का मान नेगेटिव होगा, नेगेटिव होता है। तो इनके लिए भी हम कह देते हैं अतः ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। अच्छा,
विद्युत अपघट्य में ऐसा क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। तो देखो विद्युत अपघट्य क्या होता है, जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन है ना, HCl है, जिंक क्लोराइड है। तो हम ताप बढ़ाते हैं तो आयनन आसानी से हो जाता है, आयनन आसानी से हो जाता है, हमें जिंक आयन क्लोराइड आयन आसानी से मिलेंगे, आयनन बढ़ जाएगा, आयन ज्यादा मिलेंगे तो धारा ज्यादा तो प्रतिरोध कम, ठीक है। तो कुछ अपना बहुत काम का नहीं है, बस ये पॉइंट याद रखना। अर्धचालक को हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, इनको तो बेटा अपन को आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। ये पूरा एक चैप्टर ही है अर्धचालक, पढ़ेगा नहीं पढ़ेंगे, अपन दोनों पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे इसको। मिश्र धातुओं के लिए याद रखना कि अल्फा लगभग 0 होता है, इसलिए इसका तापमान इसलिए इसका प्रतिरोध ऑलमोस्ट तापमान से स्वतंत्र होता है, ठीक है। धातुओं के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, अतः ताप बढ़ाने पर आर बढ़ जाता है। इसकी थोड़ी डिटेल में मैं विवेचना करूंगा क्योंकि धातुएं हमें इसी टॉपिक में पढ़नी है। बहुत गर्म है पानी, पानी बहुत गर्म। चलिए अब देखो धातुओं में बेसिकली क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि देखो R इज इक्वल टू धातुओं के लिए, धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ता है, ये वैसे मैंने इसकी चर्चा कल भी की थी, लेकिन कल का आप भूल गए होंगे। तो सॉल्यूशन देखो बेटा इसका क्या है, हम प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या रखते हैं, रो एल बाई ए। तो यहां से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं R समानुपाती हो गया बेटा रो के, और रो बराबर होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टो। तो बेटा ये सारी चीजें तो ताप से स्वतंत्र है, ताप से द्रव्यमान नहीं बदलता है, n नहीं बदलेगा, आवेश नहीं बदलेगा, ठीक है। तो हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि R समानुपाती किसके है, प्रतिरोधकता के, रो के, और रो व्युत्क्रमानुपाती है टॉ के। टॉ क्या है, श्रांतिकाल, टॉ क्या है बेटा, श्रांतिकाल। कल इसकी चर्चा की थी, दो टक्करों के बीच का औसत समय। तो बेटा इन समीकरण से अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, R समानुपाती 1/टॉ, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर टॉ का मान घटेगा, टॉ अगर घटा तो R बढ़ा, सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो, इसको घटाएंगे तो R बढ़ेगा। अब होता क्या है कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। ताप बढ़ाएंगे तो तापीय ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो उसकी चाल बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ जाती है, अतः जल्दी जल्दी टक्कर होंगी, और अगर जल्दी टक्कर होंगी तो क्या होगा भैया, टॉ घट जाएगा, तो टॉ है ना, तो टॉ घट जाएगा। टॉ क्या है बेटा, दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय घट जाएगा, और अगर टॉ घटा तो प्रतिरोध बढ़ा। ये धातुओं में होता है कहानी, हुई। ये सब कहानी शायद मैंने कल भी डिस्कस की थी कि ताप बढ़ाएंगे तो तापीय ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ गई तो जल्दी चलेंगे, तो जल्दी टक्कर करेंगे, तो टक्कर का औसत समय बेटा घट जाएगा, और अगर टॉ का मान घटा तो आर का मान घटा। एग्जैक्टली ये होता है धातुओं में। इसलिए ताप बढ़ाने पर वास्तव में किस पर प्रभाव पड़ता है बेटा, रो पर। ताप बढ़ाने पर रो बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर टॉ घट जाता है, टॉ घट गया तो रो बढ़ गया तो आर भी बढ़ गया, ठीक है। तो ये बड़ी आसान से थ्योरेटिकल चीजें, पर सवाल भी बड़े थ्योरेटिकल ही पूछे जाते हैं। अब हम सवालों की चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, सवालों की चर्चा, और एकदम दिन दहाड़े करेंगे, किसी से बिना शर्माए, कोई भी बना रहे, शर्माना नहीं है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, आओ बेटा निपट लेते हैं। देखिए वेरी गुड। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम है तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 ओम है, तब चालक के पदार्थ के प्रतिरोध का माध्य ताप गुणांक क्या होगा, आइए समझते हैं। तो बेटा देखो किसी भी टेम्परेचर T पर जो प्रतिरोध होता है वो हम लिखते हैं R0 प्लस R0 अल्फा इंटू T। अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। हाँ मास्टर, T होता है RT क्या होता है, किसी ताप पर प्रतिरोध। R0 क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। अब ध्यान देना, एक बार ताप कितना है 50, ठीक है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है 5 ओम, तो प्रतिरोध कितना है बेटा 5 ओम इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा, और ताप कितना है बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दूसरा ताप कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रतिरोध कितना है बरखुरदार, प्रतिरोध है 7 ओम, ठीक है। या आपको था ना, तो और मैं लिख देता हूँ, जैसे किसी ताप T1 पर हम प्रतिरोध कैसे लिखेंगे, R0 प्लस R0 अल्फा इंटू T1, ठीक है। किसी ताप T2 पर हम प्रतिरोध कैसे लिखेंगे, R0 प्लस R0 अल्फा T2। अब R0 हमें दिया नहीं गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इनको लिख के इनका भागाकार कर दिया भाई साहब। जैसे इनका भागाकार करेंगे बेटा तो R0 कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर नीचे से R0 कट जाएगा भाई। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सर ये क्या कर दिया, लो देख लो। अरे भाईजान देखो, R एट टेम्परेचर T1 अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें से R0 कॉमन ले लो तो 1 प्लस अल्फा T1। R एट टेम्परेचर T2 कितना लिख लो, R0 कॉमन ले लो इंटू 1 प्लस अल्फा T2, ठीक है। ऐसे कॉमन आया, फिर हमने भाग दिया, अब ये कट गया, समझ गया भाईजान, ये कट गया। अब T1 अपन ले लेते हैं, T1 कितना ले लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 कितना ले लेते हैं
100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब चलिए तो T1 मतलब 50 डिग्री पर कितना है प्रतिरोध 5, 100 डिग्री पर कितना है 7, 7। अल्फा का मान बहुत कम ही आता है बेटा, 1 प्लस अल्फा हमका चाहिए, एक ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है T1 का मान, बटे 1 प्लस अल्फा T2 का मान कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से हमें अल्फा का मान बता दो, कौन पहले बताता है? जो पहले बताएगा उसको इनाम मिलेगा बेटा, इनाम चाहिए, इनाम इनाम જોઈએ છે તમે, इनाम જોઈએ છે કે નથી જોઈએ છે તમે, इनाम જોઈએ છે? 1/75 भाग देखो उत्तर बताओ कौन सा वाला? ये सरस बात नहीं, તમે બીજો उत्तर बतावानु છે। आ जाओ भाई आ जाओ। तो देखो गुणा कर लेते हैं, त्रिया गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा इससे कर दो, या इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कर लो। तो 5 का गुणा इससे 5 और 5 का गुणा इससे, तो 500 अल्फा इज इक्वल टू 7 का गुणा इससे करो 7 प्लस 7 का गुणा इससे करो 7 5 350, 350 अल्फा। इसको इधर लेके आओ तो 150 अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 5 कितना आ गया 2 आ गया। तो अल्फा का मान कितना आ गया 150 बोले तो 1/75 है ना। अब इसका भाग दे देना बेटा, भाग देने में तो आप एक्सपर्ट हो ना, भाग दे लोगे ना, भरोसा कर लो। 1/75 इसका भाग दे लेना, जैसे आप लोग बता रहे हो कि भाग देने के बाद उत्तर ही आ रहा है। 1/125 कैसे आ गया बबूचक? ठीक है, भाग दे देना, जो भी है वो उत्तर हो जाएगा। तो ये 0.008 आ जाएगा। सर आपने इतनी जल्दी भाग कैसे दे दिया? भाग कैसे दे दिया? हमने भाग नहीं देना दिया, हमने यहाँ देख लिया कि उत्तर नंबर 1 है, उत्तर नंबर 1 हमने यहाँ देख लिया, भाग दिया ही नहीं। आप दे लेना भाई साहब भाग, ठीक है, भाग देके देख लेना, अपन बहुत ज्यादा समय का बर्बादी नहीं करेगा। जल्दी जल्दी और सवाल मिलो प्रतिरोध वालों। डरते हो क्या सवालों? भाई से डर रहे हो? अरे यार और सवाल नहीं। कितना समय है हम कितने, अभी तो बहुत सवाल कर सकते हैं। पूरे सवाल से हटा देता हूं, देखो जल्दी जल्दी से सवाल से हटवा दूं। एक तार का प्रतिरोध है, यदि इसे गलाकर इसकी मूल लंबाई से n गुना लंबाई का तार बनाया जाए। गलाकर मतलब हम खींच नहीं पा रहे थे, हम शक्तिशाली नहीं थे, तार हमसे खींच नहीं रहा है, तो तार को हमने क्या किया? गला दिया। तार को हमने, अबे रॉन्ग है तुम बेवकूफ यार, तो पीछे लो नहीं लिख रहा ये लो पगलेटो, वो पगलेटो, अरे यार पगलेटो, भाग दे लेना और आंसर लिख लेना, ठीक है भाई साहब। रॉन्ग। चलो तो लंबाई कितनी कर दी भैया? n गुना, लंबाई n गुना कर दी, तो भाई साहब आपको 9 प्रतिरोध है, वह जाएगा n² गुना n² × r। कौन सा आंसर होगा? सेकंड वाला। कौन सा आंसर हो गया बेटा? सेकंड वाला हो गया, ठीक है। जो भी आंसर है वो होगा उधर उस सवाल में। अब देखो जल्दी जल्दी वाले सवाल करते हैं। एक तार में प्रवाहित धारा का मान इतना है, ठीक है। तब समय t बराबर 0 सेकंड से समय t बराबर 2 सेकंड में तार से प्रवाहित आवेश कितना होगा? तार से प्रवाहित आवेश। तो ऐसे सवाल बेटा हमने कल भी किए थे। I इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको दिन दहाड़े? तो 3t² + 2t + 5 दिया हुआ है, ठीक है मास्टर। I की जगह क्या लिखेगा? dq/dt लिखेगा, dq/dt लिखेगा, तो 3t² + 2t + 2t + 5 जल्दी जल्दी करेंगे भैया अपन। तो dq इज इक्वल, देखो हमें q चाहिए, हमका क्या चाहिए? हमें आवेश चाहिए, आवेश चाहिए। तो t को भगा, t भाग यहाँ से, तो t को उधर भगा दिया, तो 3t² dt + 2t dt + 5dt। अब देखो हमें क्या चाहिए? q चाहिए, q क्या चाहिए बेटा? q चिपका हुआ है d के साथ, q d के साथ चिपका हुआ है, तो हमें q और d का तलाक कराना पड़ेगा भैया, q और d का ब्रेकअप कराना पड़ेगा। तो d को यहाँ से भगा देते हैं, q तो हमें चाहिए ना, तो d को भगाना पड़ेगा। d क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को कौन भगा सकता है? इंटीग्रेशन। तो बस इंटीग्रेशन कर दो भाई साहब, भाईजान इंटीग्रेशन कर दो। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को खा जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? आवेश q, आवेश q, और लिमिट कहां से कहां तक लगा दोगे भैया? समय 0 से 2 सेकंड। देखो लिमिट्स का जानकारी सवाल में दिया होता है कि 0 से 2 सेकंड। कई बच्चे कहते हैं कि सर लिमिट कैसे लगाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। सर आपने लिमिट कैसे लगा दी? अपने मन से लगा दी क्या? नहीं भैया, अपने मन से हम कुछ नहीं कर पाते भाई। टीवी का रिमोट नहीं बदल पाता हूं, मतलब टीवी का चैनल नहीं बदल पाता हूं अपने मन से मैं। सवाल में लिखा है 0 से 2, तो लिमिट समय में 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2। इंटीग्रेशन तो आपको आता है ना भाईजान? क्यों भाईजान? इंटीग्रेशन तो देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर बुला लो। t² का इंटीग्रेशन तो t की घात 3/3, ठीक है। 0 से 2 2 कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t²/2 0 से 2 + 5 कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन t हो गया। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 2। तो देखो कितनी अच्छी चीज है, तो काटा फूटा मच गया। तो लिमिट लगाने के बाद बेटा है ना, नीचे वाली लिमिट सब 0 ही हो जाएगी। 0 रखोगे 0, t की जगह 0, t की जगह 0। ऊपर वाली लिमिट लगा लो, तो t की जगह 2 रखोगे कितना आ गया? 8 है ना। ऐसे 2q + 2² + 2, तो ये कितना हो गया? 8 + 4 + 2 8 + 4 + 2 12 2 14 14 कूलम। ये भाई साहब ये पाईजान 2 की घात 3 8 4 12, अच्छा 5 भी तो है, 5 गुणा 2 आएगा, 5 गुणा 2 कितना आ गया पाईजान? 5 दूनी 10 4 14 और 8 22 22 कूलम, 22 कूलम। क्लियर है ना भैया बात? ये बात क्लियर है ना? समझाऊं हो जाए। अच्छा अब ये सवाल तो बिल्कुल आसान है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। कोई ढंग का सवाल होगा तो मैं करवाऊंगा। होमवर्क नंबर 1 ट्राई करना, नहीं है तो फिर पूछना भाईजान। होमवर्क नंबर 1 इसको देख लो कि ये क्षेत्रफल दिया है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो धारा का मान क्या होगा? धारा का मान क्या होगा? ओ अब देखो इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। देखो हमें धारा का मान निकालना है, तो I बराबर का हो गया Q/T हो गया, Q/T। ये उल्लू बनाने के लिए दिया गया, इसलिए हमने कहा कि करवाते हैं। कहां से आया यार? Q बराबर T, Q की जगह अपन क्या लिख लेंगे? Ne। समय कितना दिया गया? 1 सेकंड। समय 1 सेकंड दिया ना, प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो समय कितना हो गया? 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 62.5 × 10⁻18। ई का मान 1.6 × 10⁻−19। समय का मान कितना दिया है? 1 सेकंड दिया है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 62.5 × 1.6 × 10⁻⁻1।
वैल्यू निकाल लेना इसकी कितनी आ गई, जल्दी वैल्यू बताना इसकी कितनी आई सॉल्व करके। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर नहीं 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 1 एम्पियर 10 एम्पियर, इधर भी दशमलव आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगी, 10 एम्पियर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा देखो ये उल्लू बनाने के लिए दिया गया है, फालतू, ये किस लिए दिया गया, फालतू में, ताकि आप इसके चक्कर में पड़ जाओ। तो बेटा ऐसी चीजों से बच के रहना है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, हमें धारा लिखनी है, धारा क्यू बाई टी है। वैसे आप सोचते हैं कि सर आई हम ऐसे निकाल रहे हैं एन ई ए वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ई पता है, ये आपको दिया था, एन और वी डी दिया नहीं तो हम ये भी नहीं लगा पाएंगे, एन वी डी दिया है तो हम ये वाला लगा ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमने इसको क्यों नहीं। चलो होमवर्क 1 हो गया, ये होमवर्क 2 ऐसा सवाल अपन ने किया है, होमवर्क 2, होमवर्क 2 है ना। जो पहला सवाल किया था ना, वैसे 50 सेकंड का मतलब हुआ है 50 सेकंड वाला, 50 सेकंड मतलब 50 सेकंड, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्यू निकालना, पहले तो आई दिया है, आई से क्यू निकालना, क्यू बराबर कितना होता है, एन ई होता है, तो यहाँ से बेटा एन का मान दिन दहाड़े भरी दोपहरी उठवा लेना। आइए भाई तीसरा सवाल, एक परिपथ में संधारित्र की प्लेट है ना, धारा का मान क्या है। देखो संधारित्र की प्लेट हो या कद्दू की प्लेट हो है ना, या पोहे की प्लेट हो या चाट की प्लेट हो, मन ललचाया, मन ललचाया, मुंह में पानी आया चाट की प्लेट सुन के। अच्छा डीपीपी का क्वेश्चन है तो भी कर लेना, ठीक है कर लेना, ठीक है। तो टी बराबर 4 सेकंड पर हमें धारा का मान चाहिए, टी बराबर 4 सेकंड पर हमें धारा का मान चाहिए। पगले हैं, पगले हैं। तो टी बराबर 4 सेकंड, बेटा यहाँ दिख रहा है टी बराबर, देखो मेन चीज ये है कि इस ग्राफ का अगर हम स्लोप लिखें, इस ग्राफ का स्लोप लिखें, तो सर स्लोप क्या, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। देखो ग्राफ दिया तो दो चीजें लिख के देख लिया करो, स्लोप और एरिया, स्लोप एंड एरिया, ठीक है। हम स्लोप लिख के दिख रहे हैं, तो क्यू तुम किसी जगह हो, क्यू चिल्लाए हम वाई की जगह है, ये क्या है बेटा समय है ना, लिखा नहीं है, ये समय किसकी जगह है, एक्स की जगह है, वैसे है ना, आवेश समय का ग्राफ है यहाँ लिखा है, तो इसकी जगह क्यू, एक्स की जगह क्या है टी। ओ स्लोप किसके बराबर, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, धारा होता है, तो स्लोप किसके बराबर है, बरकरार स्लोप बराबर है बेटा धारा आई के। तो हम इस पर देखें, बड़ा प्रिसाइसली ध्यान से देखना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, तो स्लोप 0 ही है। अब वैसे ग्राफ उतना ढंग का बना नहीं है, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, ठीक है। तो एग्जाम में थोड़ा प्रॉपर होगा, किस पॉइंट पर हमने देखा 4 पर, तो 4 पर इस भाग का स्लोप m बराबर कितना है 0, अतः धारा कितनी है, पाईजान 0 है, धारा पाईजान कितनी है 0 है। अगला सवाल देखिए, एक तांबे के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, इसमें इतनी एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, एकांक घन सेंटीमीटर में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है, अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। देखो अनुगमन वेग है धारा है, अनुगमन वेग है धारा है, तो I इज इक्वल टू एन ई ए इंटू अनुगमन वेग, ठीक है। हमको किसका मान चाहिए, अनुगमन वेग चाहिए, मतलब VD चाहिए, क्या चाहिए VD, तो हो जाएगा I अपॉन एन ई ए। तो I तो मान कितना है, I का मान दिया गया 1.344 एम्पीयर, ठीक है मास्टर 1.344 एम्पीयर, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर में है, तो बेटा बी केयरफुल, ठीक है। जो n सवाल में आपको दिया गया है कितना 8.4 इंटू 10 टू द पावर 22, ये सेंटीमीटर क्यू में दिया गया है, घन सेंटीमीटर में, हमें उत्तर लिखना होगा मीटर क्यू में, तो ध्यान देना 8.4 इंटू 10 टू द पावर 22 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -2 मीटर में, और इसकी घात 3, इसकी घात 3, तो n का मान आएगा 8.4 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यू में, है ना। तो इस तरीके से मान लिखना है n का 8.4 इंटू 10 टू द पावर 22 - 6 16, कितना 16, ई का मान पूरा ब्रह्मांड जानता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और एरिया का मान वर्ग मिलीमीटर में दिया गया, तो एरिया को भी बदलना पड़ेगा वर्ग मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। सर कैसे, तो देखो 1 मिलीमीटर है 1 mm स्क्वायर, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर को अपन लिखेंगे 1, और 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है 10 की घात -3 मीटर, इसका वर्ग है 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर, जानते हैं ना भाई। तो ये कितना हो गया 1 इंटू 10 की घात -3 इंटू 2 माइनस का 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पूरा ब्रह्मांड जानता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर, है ना। तो कई बार ना इकाइयों में उलझाने की कोशिश करते हैं, इकाइयों में उलझाने की कोशिश करते हैं, तो इकाइयों में भी उलझना नहीं है। अगला सवाल देखो, माना कि एक लंबे तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा इसके प्रति इकाई आयतन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, जब तार में प्रवाहित धारा I है, तो निम्न में से कौन सा अनुगमन वेग के लिए सही व्यंजक है। अरे पगले लंबाई दिया गया, ये दिया गया, धारा दी गई है, प्रति इकाई आयतन में संख्या दी गई है, तो इसमें तो कोई व्यंजक ही नहीं है अनुगमन वेग के लिए। तो I इज इक्वल टू हम क्या लिखता है एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो गया I अपॉन एन ई ए, I अपॉन एन ई ए, खत्म। L का कोई रोल ही नहीं, लंबाई का कोई रोल ही नहीं है, बरकरार बरकरार। चलो कोई नहीं बेटा, हम ये कराने थे सवाल, तो ठीक है। धारा घनत्व सदिश होती है ना, धारा सदिश नहीं है, वॉटहीन धारा, धारा कोई भी सदिश नहीं है, शक्ति भी सदिश नहीं होती, धारा घनत्व सदिश राशि है ना। याद करो जब अपन I बराबर लिखते थे ना, तो J के ऊपर वेक्टर लगाया था, J वेक्टर डॉट A वेक्टर। हाउ मास्टर हाउ मास्टर हाउ मास्टर हाउ मास्टर हाउ, दो एक समान प्रतिरोधों को समान ताप पर रखा गया है, इनके विभवांतर का अनुपात 1:2 है, तब इनके अनुगमन वेग का अनुपात, ओ भाई साहब विभवांतर का अनुपात देखिए है ना, ताप समान है, अनुगमन वेग का अनुपात पूछ रहे हैं, दो समान प्रतिरोध है, ठीक है बेटा, दो समान प्रतिरोध समान ताप पर रखा गया है। तो देखो V अनुगमन वेग हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, ई टो बाय m। अब बेटा हमें यहाँ पर लंबाई भी समान माननी पड़ेगी, ठीक है। ताप समान है भाई साहब, है ना, ताप समान है, तो टॉ कांस्टेंट, क्योंकि टॉ किस पर निर्भर करता है, क्रांतिकाल ताप पर निर्भर करता है, तो ए कांस्टेंट, तो जो VD है अनुगमन वेग किसके समानुपाती हो गया E के, और E इज इक्वल टू अपन क्या जानते हैं विभवांतर अपॉन लंबाई, V अपॉन L कह लो, V अपॉन L, तो E की जगह क्या लिख लेंगे V अपॉन L, तो VD समानुपाती विभवांतर अपॉन L, ठीक है। तो बेटा हम लंबाई भी सेम लेके चल रहे हैं, सवाल में कहीं नहीं है, सवाल में लिखी नहीं है, लेकिन समान प्रतिरोध है, ठीक है, समान प्रतिरोध है, तो हमने लंबाई भी समान ले ली,
ठीक है, वैसे लिखना चाहिए इनको, लंबाई सेम है तभी करेक्ट उत्तर आएगा। लेकिन चलो हमने थोड़ा सा जंक्शन ले लिया कि समान प्रतिरोध है, मतलब लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, लंबाई कम तो प्रतिरोध कम। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया कि प्रतिरोध समान है तो हमने लंबाई समान मान ली, थोड़ा सा जंक्शन लेना पड़ा, नहीं तो बेटा फिर आंसर ही नहीं आएगा, सवाल ही बर्बाद हो जाएगा। समानुपाती भी, इसका मतलब हुआ पहले का अनुगमन वेग दूसरे का अनुगमन वेग इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, विभवांतर है बेटा तो इसका मान 1/2 दिया है, 1/2 क्लियर है बात, ओके। चलो इस टाइप के सवाल हमने किए हैं, तो ये होमवर्क नंबर कोई सा भी तो हो गया, यू हैव टू सॉल्व इट आउट। होमवर्क नंबर 3, आइए सवाल, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी है जबकि इसमें प्रवाहित धारा आई है, यदि चालक की त्रिज्या एवं इसमें प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए तो अनुगमन वेग क्या होगा, अनुगमन वेग क्या होगा। तो संबंध क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू अनुगमन वेग, हाँ मास्टर यही होता है। तो एन ई तो कांस्टेंट, एन ई कांस्टेंट, ठीक है। इनफैक्ट त्रिज्या के बारे में चर्चा की गई है, तो आप त्रिज्या के बारे में लिख लो या फिर यहाँ त्रिज्या लिख लो, है ना, कि हमने क्या किया है बेटा, यदि चालक की त्रिज्या एवं धारा दोगुना कर दें। अब बताओ त्रिज्या को अगर हम दोगुना कर दें तो प्रतिरोध कितना, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, त्रिज्या दोगुना, लिख के बता दो कमेंट में, अगर त्रिज्या दोगुना की है, त्रिज्या 2 गुना से ऊपरी की है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया, 4 गुना, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, 4 गुना हो जाएगा। त्रिज्या दोगुनी कर दी तो क्षेत्रफल 4, जल्दी बताओ मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। अच्छा बस यही दोस्ती, विजय बेटा तुम गलत लिख रहे हो, तुम ये बेचारे देखो पगला, हम कह रहे हैं सीखा कि नहीं सीखा, सीखा कि नहीं सीखा, ये लिख रहा है सीखा, तुमको स्पेलिंग नहीं आती करे, हम ये वाला सीखा पूछ रहे हैं तुमसे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सीखा कि नहीं सीखा, ये लिख रहा है सीखा, पगलेट। देखो कुछ बच्चे 1/4 लिख रहे हैं। अब एक दे देखो एरिया क्या हो गया है, पाई आर स्क्वायर, अगर बेटा हम त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे, त्रिज्या को 2 गुना कर दिया भाई साहब, है ना, ये पाई आर स्क्वायर है, इसको हम 2 गुना कर रहे हैं, 2 गुना तो 2 का वर्ग होता है 4, तो क्षेत्रफल बेटा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना, पगलेटों 1/4 गुना लिख रहे हैं, कुछ मायावी राक्षस। आओ तो चलिए हम ऐसे लिख लें I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2, ठीक है। बेसिकली क्या हो गया भाई, बेसिकली क्या हो गया, I समानुपाती एरिया इनटू अनुगमन वेग, ठीक है। तो बेटा ऐसा होता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I1/I2 इज इक्वल टू A1 अनुगमन वेग पहले वाले का डिवाइडेड बाय A2 अनुगमन वेग दूसरे वाले का। अब देखो A2 इज इक्वल टू कितना है, नया क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा, 4 गुना ऑफ A1, और धारा बाद में कितनी दी गई है, पहले की 2 गुना, धारा कितनी दी गई है, 2 गुना, है ना, धारा को 2 गुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल और सॉरी त्रिज्या धारा दोनों ही 2 गुना की थी, तो ये रहने दो I1, इधर I2 की जगह 2I1, इधर रहने दो A1 और A2 की जगह 4A1 इंटू V अनुगमन वेग पहले का बटे अनुगमन वेग दूसरे का काटा कूटा मचा है, तो A1 से A बन गया, I1 से I बन गया, इससे गया तो कितना आ गया 2, तो यहाँ से तो बेटा इस साइड तो बचा है 1, इधर बचा है 1, इधर बचा है 1/2, और VD पहले केस के लिए अपॉन VD अनुगमन वेग दूसरे केस के लिए, तो अनुगमन वेग का अनुपात ज्ञात करना है, तो 2 चला जाएगा इधर, 2 इज इक्वल टू VD पहले केस का बटे V अनुगमन वेग दूसरे केस का, ये आंसर आ गया है। नया अनुगमन वेग निकालना है, नया अनुगमन वेग निकालना है, तो ऐसा कर लो भाईजान, 1 इज इक्वल टू, ऐसा कर लो 1 इज इक्वल टू V अपॉन 2 अनुगमन वेग दूसरे केस का, तो अनुगमन वेग बेटा दूसरे केस का कितना, अरे यार तो चलो तो मैं पूरे ही हट जाऊँ, तो देखो ये 1 अपॉन 2 इंटू पहले केस का अनुगमन वेग कितना है V, और दूसरे केस का अनुगमन वेग कितना ले लो, तो बेटा इसको इधर लेके जाओ, तो V अनुगमन दूसरे केस का कितना आ गया, V/2 आ गया, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट, समझ गए होगे बेटा, समझ गए होगे, V/2। अच्छा देखो किसी पदार्थ के तार को धीरे धीरे 10% खींचा जाता है, कितना परसेंट खींचा गया, 10%, तार के नए प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध कितने होंगे, ठीक है। तो बेटा जो विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता, ये किस पर निर्भर करती है, पदार्थ पर, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है बेटा, पदार्थ पर, तो ये तो बदलने वाली ही नहीं है, ये बदलने वाली ही नहीं है, समान रहेगी, ये आंसर हो गया, ठीक है। रो नहीं बदलता है, तार को खींचने पर प्रतिरोध बदल जाता है, क्योंकि जैसे हमने तार को खींचा तो रो L/A, तार को खींचा तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, इसलिए R बदल जाता है, बट रो चेंज नहीं होता है, रो कांस्टेंट रहता है, ये पदार्थ का गुण है, पदार्थ बदलेगा तो रो बदलेगा, या फिर हम ताप बदलें, बेटा कोई बात नहीं, जैसे डीपीपी में अगर आपको मिल चुकी है सवाल, डीपीपी में थे तो कोई बात नहीं बेटा, जैसे ये सवाल आपने कर नहीं पाएगा क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था, तो कई बार ना परेशान मत हुआ करो, डीपीपी में थोड़ा बहुत आगे के 1-2 सवाल आ जाते हैं, 1-2 सवाल डीपीपी में आगे के आ जाते हैं, तो परेशान मत हुआ करो। अब हम आंसर तो ढूंढने आए नहीं है, यहाँ पर हम क्या ढूंढने आए हैं बेटा, सीखने आए, तो हमने 10% तार को खींच दिया, तो देखो हम तार की नई लंबाई लिखें, तार की नई लंबाई, तो हम लिखेंगे पुरानी लंबाई प्लस 10% ऑफ पुरानी लंबाई प्लस 10% ऑफ पुरानी लंबाई, यही है ना। तार की लंबाई को खींच के 10% बढ़ा दिया, मतलब पहले जितनी थी वो तो है ही, अब 10% और बढ़ा दिया, तो L न्यू कितनी हो गई मास्टर, तो L न्यू हो गई L और प्लस 10% ऑफ L, तो L का 10% कितना हो गया, L इंटू 10%, L का 10%, तो 10/100 कर दूं, 10/100 परसेंटेज खेलना आता है ना, परसेंटेज आता तो अपॉन 100 आ जाता है, तो ये कितना आ गया, L प्लस L/10, तो ये कितना आ गया बेसिकली L प्लस 0.L, मतलब जो भी समझ लो इसको, जैसे भी ऐड कर लो, ये ऐसे ऐड कर लो, 11 L अपॉन 10 आ गया, तो इसका भाग दो, तो 1.1 L आ गया, 1.1 L, तो ये तार की नई लंबाई हो गई, तो तार की लंबाई कितने गुना, 1.1 गुना, अगर तार की लंबाई n गुना हो जाती है तो नया प्रतिरोध कितना हो जाता है, n² गुना, तो R न्यू कितना हो जाएगा, तार की लंबाई अभी कितनी गुना हुई, 1.1 गुना, इसका स्क्वायर इंटू R, तो 1.1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर होता है बेटा 121, 11 का वर्ग होता है बेटा 121, ठीक है। नई लंबाई कितनी होगी, 1.1 इंटू L, मतलब पहले लंबाई का 1.1 गुना, हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर
प्रतिरोध सॉरी लंबाई n गुना हो जाए तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। n का मान कितना 1.1 है, 1.1 है। ठीक है, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये वाला सवाल देखो, 0.1 मीटर लंबे तार के सिरों पर विभवांतर 5 वोल्ट आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन का अपवाह चाल इतनी है, तो तार में इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना, इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब स्मॉल n का मान है ना, वैसे ये इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व छोटा n का मान, तो पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी भाई साहब। अब हम क्या करें, हम तो फंस गए, क्या किया जाए, हमको नहीं आ रहा, हम क्या करें, प्रतिरोधकता कैसे निकालें, हम प्रतिरोधकता निकालने लायक ही नहीं रहे। तार की लंबाई दी है, ई मिल जाएगा, अपवाह चाल दी है। तो यहाँ पर टॉ भी नहीं है, धारा भी नहीं है, अपवाह चाल दी है, और हमें प्रतिरोधकता बतानी है। भाई साहब क्या करें, 2 सूत्र लगाने पड़ जाएंगे यार। कितने सूत्र लगाने पड़ जाएंगे, 2। तो अब देखो हम VD क्या लिखते हैं, VD का मान क्या लिख सकते हैं, E टॉ बाय एम, ठीक है। और प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, m अपॉन n e स्क्वायर टॉ। हमें टॉ का मान नहीं दिया, टॉ का मान यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो। और भी तरीके हो सकते हैं, बट हमको ये समझ में आ रहा है कि टॉ का मान यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो। तो टॉ का मान हम यहाँ से निकालें तो टॉ का मान कितना आ गया मित्रों, टॉ इज इक्वल टू VD इंटू m अपॉन ई जे बराबर सिग्मा ई, मजा आएगा वहाँ से, मोबिलिटी वहाँ से, यहीं से कहते हैं। तो बेटा टॉ का मान यहाँ पर रखते हैं, तो m अपॉन n e स्क्वायर, टॉ की जगह अपन क्या लिखेंगे, VD इंटू m और डिवाइडेड बाई ई इंटू ई। समझ गए पाई जान, हमने कहा किया, इसका मान यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया है ना, इसका मान यहाँ से उठा के हमने यहाँ पर रख दिया है। काटा कूटा मचाओ, m से m गया, एक ई से एक ई गया, एक ई से एक ई कट गया। तो रो का मान कितना आ गया, प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू ऊपर बचा है ई डिवाइडेड बाय n, नीचे एक ई बचा है और अनुगमन वेग बचा है। तो ई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, v अपॉन एल n e इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। तो रो इज इक्वल टू कितना आ गया, v डिवाइडेड बाय एल इंटू ई इंटू VD इंटू अनुगमन वेग। अब सबके मान दिए हैं, सबके मान बेटा अब हमें दिए गए हैं। कहाँ दिए गए सर सबके मान, क्या मजाक करते हो, हमने कहा n का मान है, ये v का मान है, ये v का मान हो गया। ये लंबाई की जरूरत है क्या, हाँ लंबाई की जरूरत है, ये l का मान है, ठीक है। और ये अनुगमन VD का मान है, ये किसका मान है बेटा, VD का मान है। तो 1 2 3 4 4 मान की जरूरत है, 1 2 3 4 मान की जरूरत है, 4 हमारे पास है ना। ई की जगह अपन ने क्या लिखा बेटा, विभवांतर अपॉन लंबाई, ई बराबर क्या हो गया, विभवांतर अपॉन लंबाई हो गया। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। मान रखो आंसर पाओ, वो भी दिन दहाड़ी। पदार्थ तथा बी के विशिष्ट प्रतिरोध ऐसा है, व्यास को दोगुना करने पर प्रतिरोध समान हो तो लंबाई के अनुपात क्या होंगे। तो देखो बेटा 2 पदार्थ हैं, R इज इक्वल टू बेटा अपन क्या कहते हैं, रो L बाय A। तो एक बार अपन पदार्थ A के लिए लिख रहे हैं, तो पदार्थ A के लिए तो R कितना RA, रो कितना रो A, L कितना LA, प्रतिरोध कितना, क्षेत्रफल कितना A का बटे, ऐसे लिख लो चाहो तो, बटे A एरिया किसका, A का। B तार के लिए लिखें तो प्रतिरोध RB इज इक्वल टू रो कितना रो B, L कितना LB और एरिया कितना AB, इनका भागाकार कर दो। जैसे आप इनका भागाकार करोगे है ना, लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है, इनके प्रतिरोध समान है तो ऐसा कर लो भैया, इसको कह दो समीकरण नंबर 1, इसको कह दो समीकरण नंबर 1, इसको कह दो समीकरण नंबर 2। अब हमें दिया गया है RA बराबर RB, तो रो A LA अपॉन AA इज इक्वल टू रो B LB अपॉन AB। ठीक है, सबके मान दिए गए, रखना काटा कूटा मचाना, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई साहब, अगला सवाल देखिए, रॉन्ग क्वेश्चन में LA अपॉन दिया हुआ है, ठीक है, जो भी दिया, जो भी निकालना है हो जाएगा। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड, यू गाइस आर इंटेलिजेंट। बस 1 2 सवाल और करवा देता हूं, ये दोनों बेटा ना जेईई का ही सवाल है, ये आईआईटी का ही सवाल है, और इसके बाद वाला भी आईआईटी का ही सवाल है। ये तो एडवांस का सवाल है शायद, ये एडवांस का सवाल है शायद किसी साल का, पता नहीं, हमको पता याद नहीं है, कोई पार्ट कम नंबर का होगा कुछ। तो देखो गुटके की बिमाएं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तब विपरीत सतहों के किन्हीं बिंदुओं के मध्य अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A, रो L अपॉन A। ठीक है, अब हमें R को करवाना है भाई साहब अधिकतम, समझना, R को अगर हमें अधिकतम करवाना है, पगलू R को क्या करवाना है, बरखुरदार अधिकतम। अगर हमें R को अधिकतम करवाना है तो L को अधिकतम होना चाहिए और A को मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। अब देखो 3 भुजाएं, तो L सबसे बड़ी लंबाई, L को अधिकतम तो सबसे बड़ी लंबाई ये हो गई, तो ये हम लंबाई ले लेंगे, तो ये क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल। इसी प्रकार की ज्यामिति होगी, एक लंबाई एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, 3 भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या होना चाहिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए कहा जाए बेटा L अधिकतम A मिनिमम। तो R मैक्स कितना आएगा, R मैक्स इज इक्वल टू रो L का मान 3 सेंटी, अनुपात निकालना है तो अनुपात के लिए कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में ही बना रहने दो, तो 2 × 1, एरिया कितना 2 × 1। R मिनिमम के लिए जब हम R को मिनिमम करवाएंगे दोस्त, तो देखो R को हमें अगर मिनिमम करवाना है तो रो L अपॉन A है, ये मैक्सिमम होना चाहिए और लंबाई मिनिमम होना चाहिए, तो रो न्यूनतम लंबाई वाली भुजा कौन सी है, 1, और क्षेत्रफल अधिकतम कितना 2 × 3 6, भाग कर दो, अनुपात मिल जाएगा, दिन दहाड़े अनुपात मिल जाएगा बेटा आपको, दिन दहाड़े भाग कर दो बस इनको। तो अनुपात कितना आएगा, रो से रो गया 6 × 18 बटे 2, कितना आ गया, ओ नहीं 9, अधिकतम और न्यूनतम। आनंद ऐटा भालो होवे ना, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो, चलो इसका आंसर बता दो। तो छायांकित भाग बेटा ये के वाला है और ये के वाला है। अगर छायांकित भाग के बीच में हम प्रतिरोध निकालेंगे तो ये क्या होगी बेटा, लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई। तो प्रतिरोध R इज इक्वल टू हम लिखेगा रो लंबाई, ये वाली, ये लंबाई कितनी दी गई है L, ऊपर वर्गाकार प्लेट है ना, तो ये भी L और ये भी L, ये L है।
तो लंबाई कितनी एल और एरिया कितना, इसका सामने वाले भाग का एरिया है ना, ये छायांकित भाग का एरिया, तो एल इंटू टी, एल इंटू टी। IIT का सवाल है, हमको याद आया, एल पर निर्भर नहीं करने वाला आंसर होगा, एल पर निर्भर नहीं करता है, एल कट गया, एल कट गया। 0-1 खेल जाओ बेटा, मत थम्स अप खेल जाओ। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई गिला, कोई सिकवा? कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, 1-2 क्वेश्चन मुझे कराने पड़ेंगे, जैसे ये सवाल मुझे कराना ही पड़ेगा, ये सवाल मुझे कराना ही पड़ेगा, ये सवाल हमको कराना पड़ेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल थे कि जो फॉर्मूले हमने लास्ट टर्म पर पढ़े वो आप सीखे या नहीं सीखे। अब हम कल परिपथ वाला भाग इसमें स्टार्ट करेगा। कौन सा भाग स्टार्ट करेगा बेटा? परिपथ वाला। ये मैं करवाऊंगा, है ना, आप मत करना इसको। क्या भैया तुम ध्यान नहीं, ऐसा कमेंट में लगे होगे। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो फिर से देखना, फिर भी डाउट हो तो हमसे पढ़ना। मैं अभी तुम्हारे मतलब कंपटी के नीचे दूंगा, ये चल रहा है ना एडवांस लेवल, बट पहले लेक्चर में आ जाता है एडवांस लेवल। और जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल दिए होंगे ना एडवांस के, तूने 2 सवाल भी नहीं किए होंगे खुद से, गधे गधे गधाम गधंती गधो गधाम गद्दाभ्याम। टॉपिक तो होने दो पगलेट्स, लास्ट में आते हैं बेटा क्वेश्चन एडवांस। ठीक है दोस्त, बेटा ये क्वेश्चन आसान थे और आप ही बोलेंगे सर हमने कर लिए, डीपीपी के क्वेश्चन थे, डीपीपी के क्वेश्चन थे हमने कर लिए, इसलिए तेज कर दिया मैं स्पीड। लास्ट सवाल है, देख लो एक बार लास्ट सवाल। देखो भाई साहब होता क्या है ना कि यहाँ से धारा आ रही है, धारा कहाँ से निकल रही है बेटा? ये छायांकित भाग है, यहाँ से धारा बाहर आ रही है ना, ऐसे। मतलब इन 2 सिरों के मध्य हमें प्रतिरोध निकालना है, तो एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा, ठीक है। तो धारा कैसे चल के आ रही होगी इसमें से, है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन किसी बच्चे ने रिपीट करने बोला, धारा ऐसे आएगी इसमें से, ठीक है, बरोबर। तो इसकी हम लंबाई देखें, इसको अगर हम एक चालक माने तो इस चालक की ये लंबाई हुई, यस सर ये लंबाई है, तो लंबाई का मान कितना आ गया एल। और अगर इस चालक की हम क्षेत्रफल का बात करें तो पाई जान ये क्षेत्रफल होगा इसका, ये छायांकित भाग, ये क्या हो जाएगा एरिया, और ये क्या हो गई बेटा लंबाई। तो दोस्तों R इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, रो L बाई ए। R इज इक्वल टू रो लंबाई, ये वर्गाकार प्लेट है ना, ऊपर वाली प्लेट कैसा है वर्गाकार, अगर इस भुजा की लंबाई L है तो इसकी भी लंबाई L ही होगी, वर्गाकार प्लेट है ना, ये ऊपर वाली प्लेट इज अ वर्गाकार प्लेट, ये वाली प्लेट एक वर्गाकार प्लेट है, ठीक है। तो लंबाई कितनी L और क्षेत्रफल सामने छायांकित भाग का, तो चौड़ाई कितनी है T, लंबाई कितनी है A, चौड़ाई कितनी T, लंबाई कितनी T, तो एरिया कितना हो जाएगा T इंटू L, L से L गया, L से L गया, तो R इज इक्वल टू कितना आया, रो अपॉन T, रो अपॉन T। L के समानुपाती गलत जवाब क्योंकि L है ही नहीं, T के समानुपाती गलत जवाब क्योंकि T के व्युत्क्रमानुपाती है, L पर नहीं निर्भर कर रहा है सही जवाब, इसमें L है ही नहीं, T पर निर्भर नहीं करता गलत जवाब, T पर निर्भर कर रहा है T के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। हो चलिए, नहीं बेटा जो टाइम है उसी पढ़ाएंगे क्योंकि आधे लोग अभी फैल जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन और हैं, 2-4 हम होमवर्क देंगे। कल अपन कुछ अच्छी चीजें करके फिर अपन मुख्य चीजों पर चलेंगे जिस पर सवाल ज्यादा आते हैं, किरचॉफ वगैरह के नियम, सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीजें चैप्टर में। और अगर ये चैप्टर ढंग से कर लिया ना आपने, इसके बाद का यहाँ तक चैप्टर का कोई उपयोग नहीं है, इसके बाद की जो चीजें मैं बताऊंगा अगले 3 से 4 लेक्चर वो अच्छे से कर लिए तो बेटा आपने 50% कैपेसिटर भी कर लिया, 50% कैपेसिटर भी हो गया। तो ध्यान से पढ़ोगे, कितने लोग टच में चल रहे थे, कितने लोग सीख रहे हैं, कितने लोगों को चीजें बिल्कुल आसान लग रही हैं कि नहीं सारी चीजें आसान होती हैं, हम एग्जाम में कर सकते हैं, कितने लोगों को ऐसी फील आ रही है, थम्स अप खेलो भाई, थम्स अप खेलो। हाँ कल मैंने दाल चावल खाए बेटा, कल दाल चावल खाए थे इसलिए तो आज इतना पानी पी रहा हूँ। कल हमें दाल चावल खिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप लोगों का, आप नहीं होते तो मैं नहीं खा पाता। गुड बेटा गुड, और लोग भी टच में आओ बेटा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।